हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। हमने लगभग सभी चैप्टर को कवर करते हुए, सभी टॉपिक को कवर करते वीडियो बनाए हैं, तो उन वीडियो को हमारे चैनल में जाकर सर्च जरूर करें, टॉपिक का नाम लिखकर, तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको स्पष्ट हो गएगा यहाँ पर कि विद्युत भी है, चुंबक भी है, मतलब दोनों साथ साथ यहाँ पर आने वाला है ना। इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा हुआ है ना। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 जो सब चुंबक से रिलेटेड थे, धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड थे, वहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, है ना। ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था, है ना। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। ये बहुत क्लियर है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था। फिर क्या इसके विपरीत पॉसिबल है ना। यहाँ पर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, इसके अपोजिट क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है ना। इस पर फैराडे और हेनरी, ये सब जो वैज्ञानिक थे, मतलब इसके विपरीत क्या पॉसिबल है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की घटना, ये तो ओस्टेड ने बताया, जो काफी सक्सेसफुल रहा और क्लियर था। हर चीज स्पष्ट हो गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पर उसके अपोजिट भी ऐसा हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट फैराडे और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, मतलब इसके जस्ट विपरीत हो गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, एक लूप मतलब बंद लूप भी कह सकते हैं। लूप मतलब एक कुंडली, और क्या लिया, एक चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक लूप और एक चुंबक को लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना। तो मतलब लूप मतलब तार को ही बनाया गया ना, तार को ऐसे हम बना दें, ये 2-3 बार मोड़ दें तो भी लूप ही कहलाएगा। तो ये लूप हो गया और ये चुंबक, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बीच में आपेक्षिक गति कराई गई। आपेक्षिक गति का मतलब है लूप और चुंबक में से एक को स्थिर रहने देना और एक को गति कराना, दो, चाहे किसी को भी स्थिर रखें, किसी को भी गति कराएं। तो इस लूप में या इस कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगा या धारा प्रेरित होने लगा। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना सामने आती है कि जब किसी तार के बंद लूप और एक चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार और सुन लीजिए कि जब किसी बंद लूप या कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उनके आपेक्षिक गति के कारण उस बंद लूप या उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हो गया। और इसी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद ये तो क्लियर हो गया कि विद्युत से जब चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। ये फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट कर दिया। अब कुछ बातें यहाँ पर, जैसे इसमें मेन जो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में, फैराडे के नियम को एक्सप्लेन करेंगे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिया है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन दोनों नियमों को मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके पहले यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, थोड़ा सा इसके बारे में बहुत शॉर्ट में देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स में आप पढ़े हैं, सेम परिभाषा है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको 5B = BA cos थीटा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ पर अभिलंब के बीच का कोण होता है। जैसे ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इसका अभिलंब इस तरफ है ना, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर है ना। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि, उसकी दिशा इधर है। चुंबकीय क्षेत्र भी मान लो इधर है B, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो इस केस में 5B = क्या हुआ BA, ये क्या होगा मैक्सिमम। मतलब इसमें पृष्ठ है वो लंबवत है, ठीक है। पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, ऐसे। तो यहां से बल रेखाएं, इससे अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं है ना। ये चुंबकीय बल रेखा है। तो पृष्ठ जब लंबवत होगा उस समय थीटा का मान 0 होगा, पर गुजरने वाली बल रेखाएं क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। और भी कोई दूसरा केस ले सकते हो। ये पृष्ठ वैसे ही रखा हुआ है, ये बल रेखाएं मान लो ऐसे हो गई, ये भी ऐसे है, ये इनके बीच में थीटा कोण बनता है। तो उस केस में 5B को आप क्या लिखोगे, BA cos थीटा। थीटा के मान पर डिपेंड करेगा कितना होगा। और पृष्ठ वैसे ही रखा गया है, पृष्ठ की दिशा वैसा ही है, और चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसे हो गया है। ये इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 होगा, cos 90 क्या होता है 0। तो इस केस में 5B बराबर क्या होगा BA × 0, मतलब 0, ये मिनिमम होगा, है ना। पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो इससे बिना गुजरे निकल जाएंगे ना। ये तो सीधा ऐसे निकल गया, पीछे से निकल गया, सामने से और निकल गया, पृष्ठ से नहीं गुजर रहा है। तो जब तक किसी पृष्ठ से बल रेखा नहीं गुजरेगी तो वहां पर उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मात्रक देखें चुंबकीय फ्लक्स का। B का मात्रक जैसे SI पद्धति में टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर, टेस्ला × मीटर स्क्वायर, इसको कहा जाता है वेबर। ठीक है, 5B का मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये ध्यान रखना, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। ये वैसा ही है जैसे आपने विद्युत वाले चैप्टर में विद्युत फ्लक्स देखा है, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं या बाहर की ओर जा रही हैं, उसके आधार पर होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले यहां पर हम फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, है ना। फैराडे ने क्या क्या प्रयोग किया जिसके आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया, है ना। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम क्या लेकर चलते हैं, एक कुंडली और एक चुंबक। इस कुंडली में तार के फेरे ऐसे है और इसके सिरों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक धारामापी। ठीक है, यदि इस कुंडली में थोड़ी सी भी धारा मान लो आ जाती है कहीं से, तो ये विक्षेपित होगा। धारामापी विक्षेप होगा, उसका संकेतक है, एक से दूसरी दिशा में वो जाएगा। ठीक है, ये N ध्रुव सामने है, S ध्रुव इस तरफ है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या है कि N ध्रुव को, ये जो एरो मार्क यहाँ पर दिखाया गया, इसका मतलब है कि N ध्रुव को पास ला रहे हैं। ठीक है, यदि पास नहीं ला रहे हैं, स्थिर है, मान लो सपोज ये ऐसा स्थिर है,
ये जो लाइन दिखा रही है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो एन ध्रुव से निकलती हैं, एस पर अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो अभी मान लो स्थिर है तो इसका संकेतक 0 पर है, पर जब एन ध्रुव को पास लाया जाता है तो धारा तो हमको दिखता नहीं है, पर ये संकेतक इस स्थिति से घूमकर ऐसे हो जाता है, मतलब अपने प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाता है। तो इसका विक्षेपित होना ही ये शो करता है कि इसमें धारा प्रेरित हुआ है, क्योंकि धारामापी तभी विक्षेपित होगा जब उसके कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये विक्षेपित होना ये सिद्ध करता है कि इसमें धारा प्रेरित हो रही है, क्योंकि इसके और इसके मध्य क्या हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है। कुंडली या बंद लूप है वो स्थिर है, चुंबक यहाँ पर गति कर रहा है। अब इसको फिर से मान लो स्थिर हम कर दें तो फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि इसको हम दूर ले जाते हैं तो इसके विक्षेप की दिशा उलट जाती है, ठीक है, विपरीत दिशा में विक्षेप होने लगता है। अब इसके विपरीत यदि हम एन और एस ध्रुव को उलट दें, एस ध्रुव को इधर और एन ध्रुव को इधर, ठीक है, और क्या रखते हैं, इसको मान लो हम स्थिर रखते हैं। स्थिर रखेंगे तो संकेतक है 0 पर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एस ध्रुव को पास लाया जाता है तो इसका विक्षेप विपरीत इस तरफ है ना। एस ध्रुव को पास लाते समय और एन ध्रुव को पास लाए, एन ध्रुव को पास लाए थे तो ऐसे विक्षेप हुआ था इस तरफ, एस ध्रुव को पास ला रहे थे ऐसे विक्षेप हो रहा है। फिर से मान लो इसको पास लाकर स्थिर कर दें, ये बल रेखाएं भी यहां पर ऐसे हो जाएंगी अब, क्योंकि एस ध्रुव है वहां पर बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई समय डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अब इसके विपरीत यदि हम एस ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो इसके विक्षेप की दिशा भी उलट जाएगी, मतलब एन ध्रुव को पास लाएं और एस ध्रुव को पास लाएं या दूर ले जाएं उनको, तो विक्षेप की दिशा एन ध्रुव के और एस ध्रुव के वो विपरीत दिशा में होते हैं। इसको भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसकी हम व्याख्या थोड़ा सा कर लें, ऐसा क्यों हो रहा होगा। हमने चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला देखा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जब कभी भी हम चुंबक को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन, है ना। जब भी चुंबक को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कैसे होगा, पास ला रहे हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही, बढ़ रही है, बी। मतलब जब चुंबक को पास लाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, कमी होती है। पर दोनों ही परिस्थिति में, चाहे पास लाएं या दूर ले जाएं, दोनों ही परिस्थिति में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये इसका कारण है। एक और एक्सपेरिमेंट यहां पर है ना, एक और प्रयोग यहां पर है। इस प्रयोग में दो परिणालिका है, परिणालिका जो लंबी कुंडली होती है। एक परिणालिका में क्या जोड़ा गया है, एक रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, एक सेल और एक कुंजी। जब इस कुंजी को दबाते हैं तो इस परिणालिका में क्या बहती है, धारा बहती है। परिणालिका में धारा बहने से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये एक चुंबक के जैसा कार्य करता है, मतलब ये एक विद्युत चुंबक बन जाता है ना। परिणालिका एक विद्युत चुंबक होता है, ये तो आप पढ़े हुए हैं इसके पहले से चैप्टर में, ठीक है। तो परिणालिका है वो विद्युत चुंबक होता है। एक दूसरी परिणालिका है, खोखली है ना, इसका ये वाला भाग खोखला है,
ऐसा इतना चौड़ाई उसके अंदर है कि ये वाला भाग है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है ना। धीरे धीरे इस प्राथमिक प्रणालिका मतलब पहली प्रणालिका को दूसरी प्रणालिका के अंदर ले जाते हैं और दूसरी प्रणालिका के सिरों के बीच क्या जुड़ा गया, उसके तार के या उसमें जो तार लपेटे हैं उनके सिरों के बीच में क्या है, एक धारामापी। तो यहां पर भी क्या होता है, जब ये प्रणालिका धीरे धीरे अंदर जा रही होती है तो इसमें धारा प्रेरित होती है। इसके संकेतक में क्या होता है, विक्षेप होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही इसको अंदर ले जाकर रोक दिया जाता है, संकेतक का वापसी हो जाती है, वो अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। इसके विपरीत जब उसे बाहर निकाला जाता है तो फिर से इसमें विक्षेप होने लगता है, पर संकेतक का विक्षेप है वो अब विपरीत दिशा में होता है। तो इसकी यदि व्याख्या करें तो यहां पर भी वही हो रहा है जो यहां पर हुआ था। कैसे, ये एक चुंबक हो गया, ये एक कुंडली हो गया या बंद लूप हो गया, इसको हम अंदर बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मध्य ये चुंबक हो गया और ये कुंडली हो गया, इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, यहाँ पर आपेक्षिक गति हो रहा है। तो इस आपेक्षिक गति के कारण, है ना, इस आपेक्षिक गति के कारण इस कुंडली या जो द्वितीयक प्रणालिका है उससे जुड़े धारामापी में विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो ये इसकी व्याख्या भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इस प्राथमिक प्रणालिका को इसके अंदर लाते हैं तो द्वितीयक प्रणालिका या द्वितीयक कुंडली है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। तो ध्यान रखना कि हर स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी विद्युत धारा प्रेरित होगी, है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी विद्युत धारा प्रेरित होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट इसी को एक्सप्लेन करता है। अब हम देखेंगे फैराडे के नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम बहुत सिंपल है, ध्यानपूर्वक सुनना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी बंद परिपथ या जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक उस बंद परिपथ में या उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो अच्छे से। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है कहा गया है, और परिपथ यदि बंद हो तो वहाँ पर विद्युत धारा भी प्रेरित होगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ये हम जो दो प्रयोग देखे वहां पर भी क्लियर था। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होते रहता है, जब तक आपेक्षिक गति होती रहती है। हमने चुंबक को लाया, विक्षेप हुआ, रोक दिया, विक्षेप जीरो हो गया, वापस ले गए, तो वापस ले जाते समय और लाते समय, है ना, लाते समय और ले जाते समय ही विक्षेप हो रहा था, उसको रोक देने पर या आपेक्षिक गति को समाप्त कर देने पर विक्षेप क्या हो जा रहा था, जीरो। तो पहला नियम क्लियर हो गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, इसकी व्याख्या यदि आपको करने के लिए कहा जाए तो इसकी व्याख्या जो हम दो प्रयोग देखे हैं, एक कुंडली और एक चुंबक वाला और दो प्रणालिका वाला, उसकी सहायता से आप कर सकते हो। इसका द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है, यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमणानुपाती, इसको थोड़ा सा हम डिराइव करेंगे कि जैसे माना किसी क्षण परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, मान लो φ1। t समय पर चुंबकीय फ्लक्स है ना, t समय पश्चात कितना हो जाता है, मान लो φ2। तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो φ2 माइनस φ1, या φ1 माइनस φ2 भी हो सकता है, वो बढ़ा है कि कम हुआ उस पर डिपेंड करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष है, तो φ2 माइनस φ1 बटे क्या हो जाएगा, t, क्योंकि t समय तक परिवर्तन हुआ है, t समय पश्चात हमने लिखा हुआ है। तो इसको फैराडे के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से दर्शाएं तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपान t। प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, के क्या होगा, अनुपातिक नियतांक जिसका एएसआई पद्धति में k इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपान टी। यहां पर ऋण चिन्ह आ रहा है, ये ऋण चिन्ह क्यों लिया गया है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यहां पर ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है या इस बात को दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल से पता चलता है। तो E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान टी, ये ऐसा। इसको और भी लिख सकते हैं कि यदि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई होता है ना, डेल टी समय में डेल फाई परिवर्तन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल टी, है ना। E इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी में एक कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि समय अंतराल बहुत कम हो, समय अंतराल बहुत कम हो, डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो E बराबर हम लिमिट लगाकर लिख सकते हैं ऐसा, माइनस डेल फाई अपान डेल टी। तो ये E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई अपान डी टी, ऐसा। ये फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिराइव किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए और फार्मूला डिराइव कीजिए ऐसा करके। तो ये छोटा सा फार्मूला, इसका आगे यूज भी है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी का। तो बच्चों आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित या
कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।